कोई छोटे कहीं पे और अभी तक 750 लोग मर गए मुंबई में। इजराइल में 5 लोग मरते हैं तो वो वॉर पे जाते हैं और हमारे यहाँ देश का कमर्शियल कैपिटल के बीच में, शहर के बीच में 750 लोग इस बिल्डिंग के गिरने से मर गए तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में 26 जुलाई 2005 आपको याद है खूब बारिश आई थी। इसमें बारिश में 4 बिल्डिंग गिरे और 100 लोग करीब मर गए। तब तो मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं था। ये जो मेरे चाचा है ललित गांधी, उसने ये सोचा कि इसको डेवलप करना चाहिए जिससे लोग की जान बच सके। लेकिन उनकी इच्छा क्या थी कि मेरे बिल्डरशिप के अंडर ये सब बिल्डिंग बने। 2006 में वो मुझे मिलने आए, मैं एनजीओ में काम करता था, मुझे बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने कहा मैं एक ही शर्त पे जुड़ूंगा कि ये बिल्डर वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमको एक एनजीओ बना के ऐसा पॉलिसी बनाए कि कोई भी मुंबई में बना सकता है इस प्रकार। तो फिर हमने ये एनजीओ बनाया रीमेकिंग ऑफ मुंबई फेडरेशन। उसमें मैं तो सिर्फ सेक्रेटरी था। आपने जस्टिस भगवती का नाम सुना है? इस देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो बेस्ट जज जो हुए, ये पीआईएल भी वही लाए थे। यानी अमिताभ बच्चन कैसे 1 से 10 है, हाँ एक समान, वैसे जजेस पे देखोगे तो जस्टिस भगवती के नजदीक कोई आज तक जज नहीं आ पाया। अभी के सरोज कपड़िया ठीक है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। फिर गिरीश गोखले म्युनिसिपल कमिश्नर, गायत्री द्विवेदी, नाना चुड़ासमा का नाम सुना होगा, किशन खन्ना, श्री रविशंकर उसमें जुड़े हैं, नारायण मूर्ति इंफोसिस वाले हैं ये उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अच्छे देश के नामी लोग इसमें जुड़े थे कि ये मुंबई में जो इतने लोग मर रहे हैं उसको बचाने का कोई आइडिया नहीं है। और हमने पहले से सोचा था कि ये क्या करेंगे कि लोगों की मूवमेंट होनी चाहिए और मेरा इंटरेस्ट भी वही था, लोगों का मूवमेंट वाला। तो जैसे धारावी में क्या, वो ऊपर से पॉलिसी डिसीजन नीचे लोगों को मानने के लिए, मजबूर करने के लिए था, लेकिन हमने ये नीचे से बॉटम अप किया। तो जितनी भी वहां पे तो संस्था थी, टेनेंट की संस्था, लैंडलॉर्ड की संस्था, आर्किटेक्ट की संस्था, इंजीनियर की संस्था, एनजीओ, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारे इंस्टीट्यूशन, 50 इंस्टीट्यूशन को लेके हमने ये फेडरेशन बनाया और वहां के लोगों के साथ हम जुड़ सके, इसलिए वहां के लोगों को हमने इसमें मेंबर बनाया। तो 17,000 मेंबर वहां के लोग अपने बन गए, तो एक मूवमेंट जैसा बन गया। और ये पूरा अगर मुंबई हमको वापस बनाना है जैसा हमारी कल्पना है, तो यहाँ पे जितना ज्ञान है वो वर्ल्ड में बहुत जगह बना हुआ है, तो वहां के लोगों का हम क्या ले सकते हैं, क्या है। तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है CTBUH करके, काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट, जो शिकागो बेस्ड है। तो हमने वहां पे प्रेजेंटेशन दिया तो उसने हमारे साथ करार किया कि अगर आप मुंबई बनाने जाओगे तो हम उसमें हमारे आर्किटेक्ट आपको मदद करेंगे, इंजीनियर मदद करेंगे। और उनकी जो वर्ल्ड की बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी, इसमें सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे, जिसने बहुत बड़े बिल्डिंग बनाए, जिसने वो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाया, वैसे लोगों के एडवाइजरी काउंसिल में उसने मुझे भी शामिल किया। तो रीमेकिंग ऑफ मुंबई का उद्देश्य था कि मुंबई को बचाओ और मुंबई को बनाओ। फिर हमने ये देखा कि ऐसे पूरे शहर बन सकते हैं क्या? तो देखा शंघाई मिडल 80s तक ऐसा था, अब ये शंघाई ठीक बन गया। मैंने ये कहता हूँ कि मुंबई शंघाई जैसा बनना चाहिए। सब शहर की अपनी विशिष्टता है, मुंबई के जैसा बनना चाहिए, उसमें अलग अलग विशिष्टता है, उसको कोई और सिटी के जैसा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हांगकांग ऐसा था 1965, अभी हांगकांग एक अच्छा देश में से एक हो गया। सिंगापुर ऐसा था। तो ली कुआन यू करके उसका जो प्रेसिडेंट था, उसने इतने अच्छे कदम उठा के, ये धारावी से 72 कंट्री था, ये आज वर्ल्ड का टॉप कंट्री बन गया। तो उसने क्या किया, ऐसा क्या किया कि वो कर सके तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। आपने मेरे को बहुत बार सुना होगा ये कहते हुए कि पूरे पृथ्वी में घूमने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडियन से अच्छे लोग पूरे वर्ल्ड में नहीं। तो अगर वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
ये थोड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से अलग जा रहे हैं, चलेगा ना? लेकिन ये जरा समझने की जरूरत है, तो इसके ऊपर बात निकल नहीं। उसके बाद जो वहां पुरानी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक पॉलिसी पहले से थी कि एक बिल्डिंग को तोड़ो, उसके जगह उसके टावर बना दो। गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा FSI देती है जिसमें वो टावर बन सकते हैं। करना क्या है कि वो बिल्डिंग तो सारी प्राइवेट मालिक की है, तो उनसे खरीद लो, लैंडलॉर्ड से, टेनेंट से एग्रीमेंट करके उनको शिफ्ट करो, जगह खाली करो, बिल्डिंग बना के टेनेंट को वापस जगह पे दे दो, और जो एक्स्ट्रा FSI बचती है उसका नया बिल्डिंग बना के भेज दो, जिसके पैसे से ये पूरा चीज बन सकता है। लेकिन एक बिल्डिंग बनाने का दिक्कत क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मूलभूत सुविधा तो वही रहती है, और ज्यादा लोग आ जाते हैं वहां रहने के लिए। नहीं, फास्ट नहीं। और कुछ बिल्डिंग जो रिजर्वेशन है वो बनेंगे, तो क्या होगा, पूरे मुंबई में कुछ बिल्डिंग खड़े हैं, कुछ बिल्डिंग वो पुराने हैं, और जिसका रिजर्वेशन है वो तो समझो कॉफिन में जी रहा है कि कभी उसका बिल्डिंग गिरे और कभी मरे, और फिर उसके पास रास्ता ही नहीं है। और जैसे नाना चौक आपने देखा होगा, नाना चौक में 50 टावर आ गए हैं और 150 टावर आ रहे हैं, और 1 स्क्वायर इंच रोड भी नहीं बढ़ा है, गटर भी नहीं बढ़ा है, पाइपलाइन भी नहीं बढ़ी। तो आप सोच सकते हो कि वहां क्या हालत होने वाली है। राजीव गांधी ने 91 में कहा था कि कलकत्ता मर रहा है। मैं कहता हूं अगर ऐसा ही चला तो मुंबई भी मर रहा है। फिर हमने सरकार से बात की, 2007 में मैं जुड़ गया था। फिर सरकार को यह कहा कि आप इसको ऐसे एक बिल्डिंग बनाओगे मुंबई में तो बहुत भयंकर हो जाएगा, आपको एक साथ में बिल्डिंग बना के पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट करना है। तो सरकार ने मेरी मदद मांगी, तो मैंने वो हाउसिंग पॉलिसी जो थी 2007 की, वो आई तो 2009 में, लेकिन उसमें मैंने ये वाला चीज को सरकार को मदद करके वो ड्राफ्टिंग करके दिया। उसमें ये कहा कि माड़ा, वहां के टेनेंट, वहां के लैंडलॉर्ड और डेवलपर सब मिलकर क्लस्टर बनाए। मेरा एक्चुअली उसमें जो फेडरेशन बना था उसका तो उद्देश्य और कुछ था, यानी हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे। हमको तो लगा हम सरकार से बात करेंगे, पूरी पॉलिसी वो चेंज करेगा, वो तो अपने दिमाग भी नहीं था। लेकिन हमने सरकार को यह कहा कि पूरा मुंबई का ऐसा खराब हालत है कि आपको एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, सिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी। पूरा सिटी का प्लानिंग और उसका देखरेख करने के लिए कमेटी बननी चाहिए, जिसमें कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से हो, कुछ सरकार के डिपार्टमेंट से हो, और पूरी मुंबई का एक पूरा प्लान बनना चाहिए, उसके अलग अलग भाग बनने चाहिए, और वो भाग अलग अलग लोग डेवलप करें। लेकिन ये जो कमेटी है उसको उसके ऊपर पूरा ध्यान रखे, टाइम के ऊपर बन रहा है, क्वालिटी बन रही है, जिसके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, इस प्रकार का ध्यान रखने के लिए। तो ये बात करने हम सरकार को कहें, तो सरकार से, यानी वहाँ पे स्वाधीन क्षत्रिय थे और बहुत सारे सेक्रेटरीज से हमारी मुलाकात हुई, और हमारे चेयरमैन को भी इसमें इंटरेस्ट इसलिए था, वो उसको लगा पैसा तो मिलेगा नहीं, तो उसको लगा ये बॉडी का मैं चेयरमैन अगर बन जाऊं तो मेरा नाम हो जाएगा पूरे देश विदेश में। वो अगर काम करें और नाम मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नाम में भी इंटरेस्ट नहीं था, दाम में भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके तो इस प्रकार से उन्होंने जो लोक हाउसिंग करके उनकी कंपनी थी जिसने ये फेडरेशन बनाया था, यानी खर्चे तो बहुत हुए, वो सब उसने किए थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरा ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तुम इसमें डायरेक्टर बनो मेरी कंपनी में। मैं बोला मुझे फाइनेंशियल उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसा होता है जिसको कोई इसमें हिस्सा भी नहीं होता है कंपनी में, और इससे डे टू डे फंक्शनिंग में काम करता है। तो ये चीज भी मैं आपको तो मैं डायरेक्टर था, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, और मुझे याद नहीं कि मैं कोई भी लोक हाउसिंग की मीटिंग में गया, मैं सिर्फ यही प्रोजेक्ट देख रहा था। फिर हमने ये सजेस्ट किया कि एक साथ में क्लस्टर बनाओ। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, उससे क्या होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन जाएगा। वहां जो बनाएगा उसको एक कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, जिसका ब्याज के ऊपर से मेंटेनेंस फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भाड़ू है वो फ्री ऑफ चार्ज मेंटेनेंस हो जाएगा। फिर जो मंदिर है उसको हम संभालेंगे, नए बिल्डिंग को संभालेंगे, और फिर उसमें कुछ इंसेंटिव मिलता था। तो इंसेंटिव जैसे 233 एकड़ का एक प्रोजेक्ट जो हमने सजेस्ट किया था। हाँ, फिर क्या हुआ, ये बात तो बोलना ही भूल गया।
इसके बाद हमको सरकार ने ये कहा कि आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है, हम मानते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो अलग अलग सेक्टर बनाना, तो आप एक सेक्टर लेके हमको करके दिखाओ कि ये कैसे हो सकता है। और वो फेडरेशन तो कर नहीं सकता था, क्योंकि एनजीओ का काम नहीं है करना। उस समय हमने यानी मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो लोग हाउसिंग वाले ने 49% टेक करके एक कंपनी बनाई, रीमेकिंग ऑफ मुंबई हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रोमिफ कहते हैं। और उसने फिर एक सेक्टर सिलेक्ट किया जो बहुत ठीक है, चलो हाँ। तो अगर हम 233 का काम करते हैं तो सारे टेनेंट को भी मिल जाता है, लैंडलॉर्ड को भी पैसा मिलता है, दुकान वालों को भी मिलता है, और 4,000 घर बनेंगे जो मुफ्त में हम लोग सरकार को देंगे, जो गरीबों के लिए देना चाहिए। और 500 करोड़ रुपया हम सरकार को देते हैं, जिससे वो मूलभूत सुविधा के ऊपर काम करें। ऐसा हमने प्लान खाका बनाया। फिर वो पूरे एरिया जो आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई का हमने पूरा मैपिंग किया, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग पूरा बनाया। तो ये जो गोल्डन बेल्ट है वो एरिया है जहां पे ये 30,000 पुराने बिल्डिंग है, ठीक है। और हमने सरकार को ये सजेस्ट किया कि आप इसके सेक्टर्स बना दीजिए और फिर अलग अलग लोगों को इसको सेक्टर पर डेवलप करने दीजिए, नहीं तो एक एक बिल्डिंग आ जाएगा तो पूरा मुंबई का सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार के सेक्टर बन जाए तो 100 सेक्टर बन सकते हैं 70-70 एकड़ के। फिर हमारे यहाँ जो डेवलपर्स होते हैं वो तो एनवायरनमेंट का तो सत्यानाश करते हैं, यानी मैंग्रोव तोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं सर डेवलपमेंट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है, आप डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हो, आपको उसको ऐसे डेवलप करना चाहिए जिससे पर्यावरण का नुकसान न हो। तो हमने इस प्रकार का पूरा वर्किंग किया, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये पर्यावरण की कैसे कैसे एस्पेक्ट है, उसका क्या कनेक्शन है, पानी को कैसे मैनेज किया जाए कि पानी कम हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि जो प्लान करें अभी जितना पानी यूज हो रहा है उससे कम हो, अभी जितनी बिजली यूज हो रही है उससे कम हो, अभी जितना कचरा हो रहा है उसको सूएज ट्रीटमेंट में करके कम कर दें, यानी कार्बन न्यूट्रल या कार्बन को रिड्यूस करने का प्लान था। संडास का पानी कैसे एनर्जी में वापस जा सकता है, फिर सोलर पावर कैसे हो सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे क्या होता है, जो टेनेंट वहां पे रहते थे, टेनेंट वहां पे बहुत छोटे घरों में रहते हैं, 140 स्क्वायर फीट का एवरेज है, इसमें 5.5 लोग एवरेज रहते हैं। एलन बर्टर वर्ल्ड बैंक में कहता है कि सबसे छोटा, सबसे कम एरिया के लोग अगर वर्ल्ड में कहीं है तो यहाँ पे है, 100 से भी कम। तो उनको मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का घर मुफ्त में देना चाहिए। वो भी आप टेनेंट है तो वो लैंडलॉर्ड हो जाता है। उसके लिए पर्पस पट करेंगे, उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े आगे से, उनको ऐसे जगह पे सेटल करना चाहिए जहाँ पे नजदीक में हो। उनको एक पेनल्टी क्लॉज होना चाहिए कि इतने दिन में वापस आ जाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी देनी पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप टेनेंट है और मेरे पास आते हो, 140 फुट आपका है, तो मिनिमम मैं 300 स्क्वायर फीट आपको दूंगा, और साथ में जो भी डेवलप करता है कंपनी वो उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर देकर के उसके शेयर बन जाएंगे। तो हर टेनेंट, हर लैंडलॉर्ड, हर दुकान वाला इसका पार्टनर बन जाएगा, सब साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं। फिर दुकान का भी वही चीज है, सिर्फ ये है कि जो दुकान वाली जो यहाँ सिस्टम है कि एक बड़ा दुकान आ जाता है, मॉल आ जाता है, तो 40-50 करियाने और ये दुकान बंद हो जाती है। ये अच्छा मॉडल नहीं है, इस देश के लिए भी नहीं और शायद पृथ्वी के लिए भी नहीं है। तो उसमें कोऑपरेटिव कैसे बना के उसका किया जाए, इसके पहले इसमें सबसे ज्यादा जो वहाँ के गरीब वर्ग है, जो हॉकर्स हैं और जो वहाँ पे मजदूर हैं, उनको काम ज्यादा मिलेगा। और वहाँ पे भी इतना तकलीफ है तो खुली डॉर्मेटरी हम देंगे।